हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कुटुंब क्लासेस बाय डॉक्टर रितु गुप्ता। और हमारी बिजनेस स्टडीज क्लास 11 चैप्टर 2 की जो सीरीज है उसमें अब नया नेक्स्ट चैप्टर जो पॉइंट हमें स्टार्ट करना है दैट इज ऑफ कंपनी। पूरी वीडियो के अंदर हम बात करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपनी, मेरिट्स, डीमेरिट्स, फीचर्स, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड देन वन पर्सन कंपनी, व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, कैसे उसे बनाया जाता है, कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। एवरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हैज बीन इंक्लूडेड इन दिस कंप्लीट सीरीज। कोई भी टॉपिक आपका नहीं बचेगा। सबसे आसान लैंग्वेज के अंदर जितने एग्जाम्पल्स में डाल सकती हूँ आपके लिए वो सब डालकर आपके लिए ये कंपनी का टॉपिक आपके सामने तैयार है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपनी ऑर्गेनाइजेशन 1 to 1 मीनिंग समझते हैं, बहुत इजी है क्योंकि ह्यूमन नीड्स अनलिमिटेड हैं, वो धीरे धीरे बढ़ती चली गई। पहले सोल प्रोप्राइटरशिप से हमने बिजनेस एंटरप्राइजेस की शुरुआत की थी। सोल प्रोप्राइटरशिप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम पार्टनरशिप पर आए। अब पार्टनरशिप में भी जो प्रॉब्लम थी, जैसे कि पार्टनरशिप में स्टेबिलिटी का इशू था, पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन का इशू था, पार्टनरशिप के अंदर डिस्प्यूट्स होने के ज्यादा इश्यूज थे, पब्लिक कॉन्फिडेंस नहीं आता था। तो उन सभी प्रॉब्लम्स को रिकवर करने के लिए कौन सा आपका नया फॉर्म जो निकल कर आता है दैट इज कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। एक कंपनी एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसको विलिंगली सभी लोग, जितने भी मेंबर्स हैं, वो ज्वाइन करते हैं। और इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि ये एक रजिस्टर्ड फॉर्म है जिसकी रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, पहले कंपनीज एक्ट 1956 चलता था बट उसमें अमेंडमेंट हो गया यानी कि चेंजेस हो गए, तो अब उसे कंपनीज एक्ट 2013 यानी कि 2013 के नाम से ही जानते हैं हम। कंपनी क्या है? इट्स अगेन अ ग्रुप ऑफ पीपल, क्योंकि सोल 1, पार्टनरशिप 2 और यहाँ पर उससे भी ज्यादा, ठीक है। इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट हुज क्रिएशन इज ड्यू टू स्पेशल पर्पस, द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड। सबसे एक इसके अंदर जो ब्यूटीफुल पार्ट है कि अब यहाँ पर अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाला जो क्लोज है खत्म हो जाता है। आपने जितनी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं आपकी लाइबिलिटी सिर्फ उतनी ही है। इसकी जो एग्जिस्टेंस है यानी कि कंपनी अलग है और कंपनी के मेंबर्स अलग हैं। अगर कंपनी के नाम पर कोई डेट है तो वो कंपनी को ही क्लियर करना है, उसके मेंबर्स को नहीं, जैसा कि पार्टनरशिप में करना पड़ता था। उसके मेंबर्स को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी देनी पड़ती थी अगर अनलिमिटेड लायबिलिटी का केस है तो। ऐसा केस कंपनी के अंदर नहीं है। ये कॉन्टिन्यूअस है क्योंकि इसके अंदर कंपनी को एक लीगल स्टेटस मिलता है एज ए सेपरेट एंटिटी। तो कोई शेयर होल्डर की डेथ हो गई, कोई शेयर होल्डर बीमार हो गया, इट हार्डली अफेक्ट्स द रूटीन ऑफ द बिजनेस। ये कॉन्टिन्यूअस है, परपेचुअल है, चलती रहती है, जिसकी अपनी एक कॉमन सील होती है। अब आप और हम तो क्या करते हैं, साइन करते हैं, बट कंपनी का क्या होता है, एक स्टैंप। आपने देखा होगा, आप स्कूल जाते हैं वहां पर एक स्टैंपिंग होती है स्कूल की अपनी, या डिफरेंट कंपनीज की अपनी एक स्टैंप होती है जो प्रोडक्ट के पीछे लगाती है, तो दैट इज नोन एज, उसे क्या कहा जाता है, कॉमन सील। अगर मैं डेफिनेशन के ऊपर आऊं मीनिंग के बाद, तो एज पर कंपनीज एक्ट 1956 जो कि शुरुआत से हमारा चला हुआ है, ए कंपनी मीन्स अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। ठीक है, अंडर दिस एक्ट क्यों बोला है, क्योंकि पहले 1956 के अंडर होता था, अब इसे 2013 बोला जाता है। तो जो भी कंपनी इस एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड होगी उसे कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का डेजिग्नेशन मिल जाएगा। अब वन बाय वन हम इसके फीचर्स, मेरिट्स और लिमिटेशंस को स्टडी करते हैं। अब फीचर्स की अगर मैं बात करूं, जो मैंने अभी आपको जस्ट मीनिंग में बताया, कंपनी क्या है, इट इज इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ठीक है, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम हमें 2 मेंबर्स चाहिए होते हैं, पब्लिक कंपनी में हमें मिनिमम 7 चाहिए होते हैं। प्राइवेट कंपनी के अंदर मैक्सिमम 200 होते हैं, पब्लिक कंपनी के अंदर कोई लिमिट नहीं होती है। तो इट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन हु आर एसोसिएटेड टू स्टार्ट अ कंपनी, इसीलिए इसको सिर्फ कंपनी ना कहकर जॉइंट स्टॉक कंपनी के नाम से भी हम जानते हैं। ये एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, आर्टिफिशियल लीगल, क्योंकि इसका इनकॉर्पोरेशन हुआ है अंडर कंपनीज एक्ट 2013, तो इसको एक सेपरेट एंटिटी मिल जाती है एज ए लीगल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ बट नॉट एज अ ह्यूमन। तो ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं एंजॉय कर सकते, बट इट्स अ लीगल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, सेपरेट लीगल एंटिटी क्रिएटेड बाय पर्सन, क्योंकि अलग से रजिस्ट्रेशन हो गया, परपेचुअल सक्सेशन, मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो,
बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। इतने सारे कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं, मैं बता रही हूँ आपको, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, उसमें कोई एक शेयर होल्डर को कोई भी प्रॉब्लम है, उससे कंपनी, क्योंकि कंपनी की अपनी एक एंटिटी है, अब कंपनी का मेंबर से डायरेक्टली कोई कि मेंबर के घर में कोई प्रॉब्लम है या मेंबर नहीं ज्वाइन कर पा रहा या मेंबर की हेल्थ ठीक नहीं है, नो इश्यू एट ऑल, राइट। तो वहां पर कंपनी का बिजनेस कॉन्टिन्यूटी चलता रहता है, उससे स्टेबिलिटी बनी रहती है। लाइबिलिटी, अगर मेरे पास किसी कंपनी के 10 शेयर हैं 100 रुपीज के, 10 into 100 कितना बना 1000। मेरी लाइबिलिटी भी मेरे से अगर कभी मांगा जाएगा तो मैक्सिमम टोटल कंपनी के टेन्योर में 1000 रुपीज तक का ही मेरा पेमेंट बनता है, उससे ज्यादा नहीं बनता। इससे आसान नहीं हो सकता इसका एक्सप्लेनेशन। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, ये पॉइंट हमने पार्टनरशिप में भी डिस्कस किया था कि क्या हम अपने शेयर, पार्टनरशिप अगर 2 पार्टनर है और मैं कहूं कि मेरी जगह कोई और पार्टनर बन जाए, मैं उसे शेयर करूं, नहीं कर सकती जब तक मैं दूसरे पार्टनर की कंसेंट ना ले लूं। यहाँ पर अगर आप पब्लिक कंपनी के शेयर्स आपके पास हैं, आप इजीली अपने शेयर्स किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हो। प्राइवेट कंपनी में नहीं कर सकते, बट पब्लिक कंपनी में यू कैन इजीली। प्राइवेट कंपनी जनरली शेयर्स पब्लिक से सब्सक्राइब करती भी नहीं है, वो हम आगे अभी डिटेल में सारा समझेंगे। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी क्रूशियल पार्ट, बिकॉज यहाँ पर जो लोग शेयर होल्डर्स हैं, जैसे अभी हम स्टॉक मार्केट से शेयर्स खरीदते हैं, तो क्या मुझे पता है उस कंपनी में कौन सी मीटिंग्स हो रही हैं? ऑल्दो मेल्स आती रहेंगी आपको आपके ईमेल आईडी के ऊपर, बट हम एक्चुअली फिजिकली वहां पार्टिसिपेट नहीं करते, क्योंकि जो ओनर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं और जो कंपनी को संभाल रहे हैं यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, वो दोनों अलग अलग होते हैं। जो ओनर्स होते हैं, मेन ओनर्स जिनके पास 50-51% या मेजर शेयर होल्डिंग होते हैं, वो एक ग्रुप ऑफ टीम्स को हायर करते हैं जो कि कंपनी के ऑपरेशंस को चलाते हैं। तो ओनरशिप अलग रहती है, जो कंपनी की एग्जीक्यूशन देखते हैं वो लोग अलग होते हैं। अब जिसने भी अपना जोमेटो रन किया है, क्या वो जोमेटो के जो ओनर है हमारे वही सारा दिन वो एप्स को संभालते हैं? ऐसा नहीं है ना। तो ओनरशिप और मैनेजमेंट अलग अलग रहती है। रिस्क बियरिंग, अब क्योंकि यहाँ पर जो टोटल कैपिटल है वो बहुत सारे शेयर होल्डर्स में डिवाइडेड है, तो रिस्क भी सभी में डिवाइडेड है। सबने जितने जितने शेयर्स लिए हैं सबको उनके, बट वो भी लिमिटेड ही है, क्योंकि मेरे पास अगर 10 शेयर्स हैं 100 रुपीज के, तो 1000 रुपीज तक ही मुझे उसमें रिस्क भी है। मेजर जो रिस्क रहता है वो किसका रहता है? उसके अंदर जो हमारे प्रमोटर्स होते हैं। अब प्रमोटर्स क्या होते हैं वो हम आगे समझेंगे। ये हुई आपकी फीचर्स, यानी कि कंपनी ऑर्गेनाइजेशन कैसा नेचर रखता है, एक्चुअली वो क्या है, क्या वो सेपरेट लीगल एंटिटी रखता है या नहीं रखता है, वो सारी क्वेरीज यहाँ पर हमारी सोल्व हो गई। अब इस कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को लेने के क्या क्या मैरिट्स हैं? सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट क्या है? वही लिमिटेड लाइबिलिटी, जितने मेरे पास शेयर्स हैं। शेयर ट्रांसफर, जस्ट आई टोल्ड यू ओवर हेयर कि यहाँ पर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स में कि हम शेयर ट्रांसफर फैसिलिटी पब्लिक कंपनी में इजीली रहती है। कॉन्टिन्यूटी, क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया आपको परपेचुअल सक्सेशन, मेंबर में गो और कम, उसका कंपनी की स्टेबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं रहता है। स्कोप फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, मुझे ज्यादा इतने सारे शेयर होल्डर होने की वजह से कैपिटल भी बहुत सारी है, और क्योंकि ओनरशिप और मैनेजमेंट अलग है, मैं अच्छे से अच्छे एक्सपर्ट रख सकती हूँ। मार्केटिंग के लिए मार्केटिंग एक्सपर्ट रखूंगी, अब प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन एक्सपर्ट रखूंगी। तो ग्रोथ और एक्सपेंशन, तभी तो कंपनियां बड़ी होती हैं। लार्ज स्केल के जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में ही मिल सकते हैं, वो आपको सोल ऑनरशिप या फिर पार्टनरशिप में तो बिल्कुल भी नहीं मिल सकते हैं। Efficient management, when I'm hiring the best person for the task, say for example I'm hiring the best person for my marketing job, then I will be definitely getting best out of my resources, तो मुझे अपने resources से best मिलेगा। तो efficiency brings here when we are coming towards company organization। अब इतनी सारी फीचर्स, मैरिट्स जो अच्छे हैं, उनके साथ साथ कुछ लिमिटेशंस हैं, बट लिमिटेशंस ये नहीं कहती आपको कि आप कंपनी स्टार्ट ना कीजिए, ठीक है। वो लिमिटेशंस जो है वो टाइम टू टाइम आप अपनी सूझबूझ से, समझदारी से, विद एक्सपीरियंस आप उनको टैकल कर सकते हैं। तो वो कौन सी ऐसी लिमिटेशंस हो सकती हैं? सबसे पहला क्या कह रहा है? डिफिकल्टी इन्फॉर्मेशन। बहुत ऑब्वियस है, इतने लार्ज स्केल पर आप बिजनेस कर रहे हैं, पब्लिक से पैसा आप इन्वाइट कर रहे हैं, उनका पैसा आप यूज करेंगे, तो जो फॉर्मेशन प्रोसेस है वो थोड़ा सा लेंथी रहता है। कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको इसमें सबमिट करने होते हैं, 3 स्टेप प्रोसेस होता है। पूरा डिटेल में आपको बताऊंगी आगे की वीडियोस के अंदर। लैक ऑफ सीक्रेसी,
एज पर कंपनीज एक्ट 2013 और प्रीवियस एक्ट 1956 कंपनी को अपने पूरे अकाउंट्स, जो भी पूरे साल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो भी आप सीखेंगे अकाउंट से बनाना, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, सारे के सारे आपको पब्लिकली डिस्क्लोज करने होते हैं इन द केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी। देन लैक ऑफ मोटिवेशन, व्हाई लैक ऑफ मोटिवेशन? रीजन ये है, ये मैंने क्या बताया था, सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट। ऑनर अलग है, मैनेजर अलग है। मतलब जिसकी कंपनी, जिसने ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाया हुआ, जो ओनर्स हैं, वो लोग एक्चुअली मैनेजमेंट नहीं कर रहे। जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, जिनको मैंने हायर किया है ऑन अ सैलरी, ठीक है, जैसे गूगल कंपनी ने सुंदर पिचाई को हायर किया है ना हायर, उनको सैलरी तो दे रहे हैं। अब लैक ऑफ मोटिवेशन, अब यही कंपनी सुंदर पिचाई अपने लिए स्टार्ट करते तो वो सारा प्रॉफिट जो गूगल को हो रहा वो उनको होता, राइट? ऐसा बहुत सारे लोग सोचते हैं। और एक जनरल नेचर है ऑफ ह्यूमंस कि प्रॉफिट्स का हिस्सा नहीं मिलता है एम्प्लॉयज को, उनको सिर्फ सैलरी मिलती है। इसलिए ओनरशिप और मैनेजमेंट के अलग अलग होने से वो एक मोटिवेशन पार्ट, पर्सनल जो मोटिवेशन पार्ट है वो थोड़ा कम होता है। बट ये आप टैकल कर सकते हैं अगर आप अपने एम्प्लॉयज को एक अच्छी सैलरी, अच्छी वर्किंग कंडीशन, अच्छा कल्चर, अब सुंदर पिचाई भी काम कर ही रहे हैं ना, और उनकी सैलरी देखो, अगर आप गूगल पर जाकर चेक करना और मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कितनी सैलरी मिलती है उनको। देन एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, क्योंकि फॉर्मेशन प्रोसेस में आपने जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट किए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तो डॉक्यूमेंट है, उसमें कुछ डिटेल्स शेयर करी, और जो कंपनी के ऑडिट्स होते हैं, यानी कि जो अपने अकाउंट्स बनाए उनको चेक किया जाता है, आपको अपने अकाउंट्स पब्लिश करने होते हैं, टाइम टू टाइम टैक्स फिल करना है, सभी चीजों के ऊपर चेक रहता है 100%, सो दैट की देर विल बी 100% ट्रांसपेरेंसी। जब आप पब्लिक का पैसा यूज कर रहे हो तो वो ठीक तरीके से यूज होना चाहिए। तो गवर्नमेंट कंट्रोल रहेगा, बट दैट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ अस ओनली, क्योंकि हम ही लोग हैं जो प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। डिले इन डिसीजन, अब अगर शेयर होल्डर्स, सोल प्रोप्राइटरशिप में गया, एक ही पर्सन था, उसने फटाफट से डिसीजन ले लिया। पार्टनरशिप में 2, 3, 4 जो भी लोग हैं उन्होंने मिलकर डिसीजन ले लिया। बट कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ इतने सारे लोग जुड़े हुए होते हैं एज अ शेयर होल्डर, तो वहां पर जो है आपको मीटिंग्स करनी पड़ती हैं टाइम टू टाइम, और एक रेजोल्यूशन, अलग से रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। अगर कोई भी चेंज करना है कंपनी के किसी भी रूल्स में, पॉलिसी में, तो वहां डिसीजन लेने में कंपैरेटिवली टाइम ज्यादा लगता ही है। अब आगे आता है लास्ट, दैट इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट किसके बीच में? आपके जितने भी स्टेक होल्डर हैं, शेयर होल्डर नहीं बोल रही हूँ, स्टेक होल्डर, जैसे कि जो व्यक्ति कंपनी से जुड़ा है, कस्टमर भी जुड़ा हुआ है, एम्प्लॉय भी जुड़ा हुआ है, आपके जो प्रॉपर शेयर होल्डर हैं वो भी जुड़े हुए हैं, जिनसे आप सामान खरीद रहे हो सप्लायर, वो भी जुड़े हुए हैं। अब सप्लायर चाहता है मुझे टाइम पर पेमेंट मिल जाए, कस्टमर चाहता है मुझे अच्छी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिले, एम्प्लॉय चाहता है मुझे अच्छी सैलरी मिले, शेयर होल्डर चाहता है कि मुझे प्रॉफिट मिले। अब ये सब चीजें एक दूसरे से लड़ रही हैं। प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा तो सैलरी कम देंगे, अगर आपको प्रॉफिट ज्यादा चाहिए तो हो सकता है क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करें। बट अब इन सब में आपको बैलेंस बनाना होगा, राइट? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो रहेगा ही, जेन्युइन है, बट उन सबके बीच में आपको बैलेंस बनाना सीखना होगा एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ बिजनेसमैन, राइट? अब इसके बाद हम समझते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज। तो अगर हम टाइप्स ऑफ कंपनी में देखें, 3 कैटेगरीज हम समझेंगे। एक होगा हमारा प्राइवेट कंपनी, दूसरा होगा पब्लिक कंपनी, और तीसरा होगा 1% कंपनी। इसकी कंप्लीट डिटेल हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। एग्जाम्स में पब्लिक प्राइवेट कंपनी के बीच में डिफरेंस या फिर 1% कंपनी, बस इतना इनकी डेफिनेशन, बहुत ज्यादा डिटेल आपसे नहीं पूछी जाती है। फिर भी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जितना ज्यादा आपको क्लियर कर सकूं कि इन तीनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है, वो हम कोशिश करते हैं आगे समझने की। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं प्राइवेट कंपनीज की, ये देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आप से नए, मतलब आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये बहुत कुछ नया मैंने लिख दिया। रिलायंस, HUL, साबुन, शैम्पू, जितने भी आप यूज करते हो आधे से ज्यादा HUL कंपनी बनाती है। आप जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे HUL कंपनी का कौन सा शैम्पू आप यूज करते हैं। आप देखते नहीं हो ना पीछे, आपको तो बस ये पता है कि ये ट्रेसेमे का शैम्पू, वो ब्रांड नेम होता है, ठीक है? सनसिल्क है, वो ब्रांड नेम है, बट वो कंपनी कौन सी है वो उसके पीछे पैकेट पर लिखा होता है। यू जस्ट चेक कि कौन सी सोप जो आप यूज करें क्या वो HUL ने मैन्युफैक्चर करी है। फिर टाटा कंसल्टेंसी, TCS कंपनी है, इन्फोसिस, ये दोनों IT सेक्टर की कंपनी है। ये FMCG की कंपनी है, ये आपकी टेलीकम्युनिकेशन में काम कर रही है। ये आपकी फाइनेंस की कंपनी है, HDFC। तो दीज ऑल आर प्राइवेट कंपनीज। बट कैसे?
मैं कैसे कह सकती हूँ कि ये सारी की सारी प्राइवेट कंपनीज है? देखिए, एज पर अकॉर्डिंग सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, एक प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है जो अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, अब ये नाम बार बार आएगा, मैं थोड़ा सा इंट्रो दे देती हूँ, डिटेल में बाद में बताऊंगी। 2 डॉक्यूमेंट मेन होते हैं। सबसे पहला मेन डॉक्यूमेंट होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जहां आप अपने ऑब्जेक्टिव के बारे में बताते हैं कि ये कंपनी किस लिए है। इस कंपनी का पर्पस है टेलीकम्युनिकेशन में काम करना, इस कंपनी का पर्पस है टेक्सटाइल में काम करना, इस कंपनी का पर्पस है फाइनेंशियल सर्विसेज देना, ऐसे ऑब्जेक्टिव। दूसरा ये जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जहां पर ये सारे रूल्स लिखे होते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव है उसको एग्जीक्यूट कैसे करोगे। ये समरी थी, छोटा सा मीनिंग है। डिटेल में आपको पूरा बताऊंगी क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चन जनरली शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है। तो प्राइवेट कंपनी कौन सी कंपनी होगी? जो रिस्ट्रिक्ट करती है आपके राइट ऑफ मेंबर टू ट्रांसफर। प्राइवेट कंपनी में ट्रांसफर, मैंने अभी भी जब इंट्रोडक्शन दे रही थी ट्रांसफर ऑफ शेयर बताया, पब्लिक कंपनी ट्रांसफर कर सकती है, प्राइवेट नहीं कर सकती, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ 1% कंपनी लिमिट्स द नंबर। अब प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है जहां पर मिनिमम 2 होते हैं, मैक्सिमम 200 होते हैं, बट उसका एक एक्सेप्शन क्या है, इसी की एक कैटेगरी जो मुझे अभी आगे आपको बतानी है, 1% कंपनी। अगर 1% कंपनी का एग्जाम्पल छोड़ दूं तो बाकी जितनी भी प्राइवेट कंपनी है कम से कम 2 लोग उसमें चाहिए और मैक्सिमम उसमें 200 हो सकते हैं। अब ये 2 से 200 तक की जो गिनती है, जो ये टोटल काउंटिंग आप करेंगे, उसमें 2 कैटेगरी के लोग हैं जिनको आपको स्किप करना है। ठीक है, कौन से? एक वो जो ऑलरेडी कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, पर्सन हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट, लाइक मैंने इस कंपनी के शेयर भी खरीद रहे हैं और मैं कंपनी में काम भी कर रही हूँ, तो मेरे को 2 से 200 वाली काउंटिंग से स्किप किया जाएगा। ठीक है, मैं शेयर होल्डर रहूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। पर्सन हु हैव बीन फॉर्मली इन द एम्प्लॉयमेंट, मैं पहले जॉब करती थी, जब मैं सपोज मैं कह रही हूँ ना, मैं अभी काम भी कर रही हूँ और मेरे पास शेयर भी है, अब मैंने क्या किया, जॉब छोड़ दी, बट मेरे पास शेयर है, तो भी मुझे उस काउंटिंग में इंक्लूड नहीं करेंगे। अब ये डिटेल जो है पूरी एज पर कंपनीज एक्ट आपको बताई गई है कि 200 जो आप काउंट कर रहे हैं टोटल, उसमें इन 2 लोगों को आपको इंक्लूड नहीं करना है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि प्राइवेट कंपनी कभी भी पब्लिक से डायरेक्टली अपने लिए कोई भी पैसे के लिए सब्सक्रिप्शन नहीं, जो आप आईपीओज वगैरह देखते हैं, उस केस में प्राइवेट कंपनीज आपसे डिमांड नहीं कर सकती हैं। नाउ ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज इंपॉर्टेंट दैट द कंपनी हैज टू, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये प्राइवेट, मैं तो एक लेमैन हूँ, ये तो हम सब पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे सब्जेक्ट का पार्ट है। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो, जो भी ये पढ़ेगा, कंपनी के पीछे, नाम के पीछे HUL प्राइवेट लिमिटेड लिखा है, मीन्स दैट इज अ प्राइवेट कंपनी। अब उसके अंदर किसी गवर्नमेंट ने बाद में शेयर वगैरह ऐड कर लिया या कुछ कंपनी ने शेयर्स खरीद लिए, तो उसका नॉमिनकल्चर यानी कि उसका नाम चेंज हो जाएगा, बट जब तक उसमें सिर्फ प्राइवेट लोगों का ही पैसा लगा है, वहां पर आपको प्राइवेट लिमिटेड लगाना कंपलसरी है। अब पब्लिक कंपनी सबसे आसान, सिर्फ ये यहां तक आपको मीनिंग डेफिनेशन है। अगर आप इतना भी लिखा होगा एग्जाम में तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे एज पर 271। पब्लिक कंपनी वो कंपनी है जो कि प्राइवेट कंपनी है, क्योंकि मैंने प्राइवेट कंपनी पहले डिफाइन कर दी। प्राइवेट कौन थी? जहां पर आप ट्रांसफर नहीं कर सकते शेयर, मिनिमम 2 मैक्सिमम 200, और अपने पब्लिक से पैसा इन्वाइट नहीं कर सकते। अब ये तीनों ही काम जहां होते हैं वो कौन सी हो गई? पब्लिक कंपनी। नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर, नो मैक्सिमम लिमिट ऑफ नंबर ऑफ मेंबर, मिनिमम 7 होते हैं, मैक्सिमम पे कोई लिमिट नहीं है। नो रिस्ट्रिक्शन ऑन इनवाइटिंग पब्लिक टू सब्सक्राइब द शेयर्स, वहां पर भी कोई लिमिट नहीं है। तो तीनों वो काम जो प्राइवेट नहीं कर सकती वो पब्लिक कर सकती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि पब्लिक कंपनी नुकसान है, प्राइवेट कंपनी को कोई लॉस है। प्राइवेट कंपनी को बहुत सारे प्रिविलेजेस मिलते हैं जो अभी मैं जस्ट इस के बाद में आपको शेयर करूंगी। और अब जैसे वहां प्राइवेट कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड लिखना है, पब्लिक को सिर्फ क्या शब्द लिखना है? प्राइवेट नहीं लिखना, ओनली लिमिटेड लिखना है। एंड दीज आर सम फ्यू एग्जाम्पल्स। आई एम श्योर कि आपको SBI बैंक के बारे में भी पता होगा, LIC, ये पेट्रोल में काम, पेट्रोल, NTPC आपकी एनर्जी में काम करती हैं। ये सारी जो कंपनीज हैं ये आपकी पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं। अब कौन से प्रिविलेजेस, मैंने अभी आपको कहा कि प्राइवेट कंपनी को ना तो रिस्ट्रिक्शन है, वो पैसे नहीं ले सकती, उनके मैक्सिमम नंबर पे भी रिस्ट्रिक्शन है, वो ट्रांसफर भी नहीं कर सकती, तो फिर प्राइवेट कंपनी को क्या बेनिफिट है? प्राइवेट कंपनी को बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। पहला होगा नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। अब प्राइवेट कंपनी क्या है, सिर्फ 2 डायरेक्टर्स के साथ अपना बिजनेस शुरू कर सकती है, जहां पर पब्लिक कंपनी को 3 डायरेक्टर्स की जरूरत है।
तो 2 डायरेक्टर का मतलब क्या हुआ कि आपको कम पेमेंट देनी है, कम उसके साथ काम कर सकते हो आप। देन इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस जैसे आप लोग स्कूल में एडमिशन लेते हैं, आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, स्कूल से एक प्रोस्पेक्टस मिलता है ना, जिसमें स्कूल की डिटेल, कितने बच्चों ने 90% मार्क्स लिए, हमारी बिल्डिंग कैसी है, हमारी टीचर्स कौन से, सारी डिटेल होती है स्कूल की। ऐसे ही कंपनी का प्रोस्पेक्टस होता है, जिसमें कंपनी के डायरेक्टर कौन होंगे, क्या ऑब्जेक्टिव है, रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, कौन कौन सी पिछले 1-2 साल की उसमें बैलेंस शीट लगेंगी, सब कुछ। तो वो प्राइवेट कंपनी को इश्यू करना कंपलसरी नहीं है, बट पब्लिक कंपनी को इश्यू करना जरूरी है। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अब शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी जो है वो बिना किसी मिनिमम सब्सक्रिप्शन के, मतलब आपके अगर 3, 4, 5 जो लोग आपके मेन जिनको आप प्राइवेट कंपनी में पार्टनर्स बनाना चाहते हो, अगर वो वैसे ही आपके साथ पार्टनर बनना चाहते हैं तो आपको कोई मिनिमम सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या है मैं अभी आगे आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी जब हम फॉर्मेशन ऑफ कंपनी की बात करेंगे। पूरा डिटेल आपको डिस्कस करूंगी मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बारे में, याद रखिएगा। इंडेक्स ऑफ मेंबर, मेरे कितने मेंबर्स हैं कंपनी के अंदर, कितने लोगों ने शेयर खरीदे होंगे, वो प्राइवेट कंपनी को पूरी लिस्ट बनानी होती है कि मैंने इन 5 लोगों के साथ ही कंपनी शुरू करी है। पब्लिक कंपनी को वो बनाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ठीक है। सॉरी देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ इंडेक्स ऑफ मेंबर इन द प्राइवेट कंपनी एज कंपेयरिंग टू पब्लिक कंपनी। देन कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। 3 स्टेजेस होती हैं बिजनेस को शुरू करने की। सबसे पहला होता है प्रमोशन, दूसरा होता है इनकॉर्पोरेशन और तीसरा होता है कमेंसमेंट। प्राइवेट कंपनी जैसे ही पहली 2 स्टेजेस को कवर करती है वो तुरंत अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, बट पब्लिक कंपनी को कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के लिए 3rd स्टेप के लिए परस्यू करना ही पड़ता है। लोन टू डायरेक्टर। अब प्राइवेट कंपनी अपने डायरेक्टर्स को इजीली लोन दे सकती हैं, बट पब्लिक कंपनी के अंदर परमिशन लेनी पड़ती है गवर्नमेंट की कि वो अपने डायरेक्टर्स को लोन दे या ना दे। तो इतनी सारी प्रिविलेजेस, इतनी सारी छूट मिलती हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है स्पेसिफिकली कि व्हाट आर द प्रिविलेजेस गिवन टू प्राइवेट कंपनी। तो ये 5-6 पॉइंट है, इजी से इनको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लो और इसको याद कर लो। अब 3rd कैटेगरी है, दैट इज द 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी अपने नाम से ही अपनी सारी कहानी बताती है। 1 पर्सन कंपनी बड़ा ही डिफरेंट सा एक प्रोविजन जो है कंपनीज बिल 2012 यानी कि 2012 में ये अनाउंस हुआ। 2009 से चल रही थी बात तो, बट 2012 में ये बिल पास हुआ था लोकसभा के अंदर और तब 1 पर्सन कंपनी को शुरू किया गया। इसके पीछे रीजन ये था कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप का जो सबसे पहले हमने सुना था, बहुत सारे लोग हैं जो सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर भी और कुछ करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो अगर उनको वो बेनिफिट्स चाहिए कंपनी वाले तो दे कैन स्टार्ट 1 पर्सन कंपनी। बट हाँ, रजिस्ट्रेशन आपको कराना पड़ेगा एज पर कंपनीज एक्ट। सोल प्रोप्राइटरशिप पे वो नहीं कराना। अब आपको देखना है आपको कंफर्ट जोन में रहना है कि आपको लार्ज स्केल पे रहना है। सेकेंड जो मेन रीजन था इसका क्या था, प्राइवेट कंपनी गलत तरीके से, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में है मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए। अब कोई एक मेंबर है जो काम कर रहा है, उसको ये था कि मेरे को कंपनी बनानी है, तब तक 1 पर्सन कंपनी कॉन्सेप्ट ही नहीं था। कंपनी बनानी है तो मिनिमम 2 चाहिए, तो वो कोई दूसरे किसी भी मेंबर को जबरदस्ती या मना कर लेकर आता था। वो दूसरा मेंबर अपने थोड़े से शेयर्स लेकर जुड़ता था। तो इस तरीके से जो कुछ गलत कंपनियां भी इस तरीके से खुल जाती थी, जहां पर एक्चुअली दूसरा मेंबर एक्टिव नहीं होता था, उसे सिर्फ नाम के लिए मेंबर बनाया जाता था। तो ये दोनों चीजों को देखते हुए ये बिल पास हुआ 2012 में और 1 पर्सन कंपनी का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। 1 पर्सन कंपनी एज ए कंपनी दैट हैज ओनली 1 पर्सन टू इट्स मेंबर, राइट। इसके फीचर्स क्या है, इसके क्या ही फीचर्स, मतलब सब कुछ क्लियर कट है। एक ही पर्सन है, प्राइवेट कंपनी जैसा स्टेटस, रजिस्ट्रेशन तो होगा ही होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। सिर्फ इसमें एक नया पॉइंट यही है, अपॉइंटमेंट ऑफ नॉमिनी। अब हम जब अपना बैंक अकाउंट खोलते हैं, आप मम्मी पापा से पूछ सकते हैं, वहां पर भी एक नॉमिनी बनाया जाता है कि यानी कि मेरे बाद मेरे इस बैंक अकाउंट की जो भी अमाउंट होगी वो किसके पास जाए, क्योंकि अभी 1 पर्सन कंपनी है। स्टेबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी लाने के लिए उस 1 पर्सन को जिसने ये कंपनी शुरू करी है अपना एक नॉमिनी अपॉइंट करना होगा कि मेरे बाद इस कंपनी को ये कंटिन्यू करेंगे। जैसे मैं स्टार्ट करूं तो मेरे बाद मेरा बेटा स्टार्ट करेगा, मैं उसमें नॉमिनी करके वो पूरा रजिस्ट्रार के पास डॉक्यूमेंट। उससे क्या होगा, कल को मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी कंपनी बंद नहीं होगी, ऑटोमेटिकली माई सन विल टेक ओवर एवरीथिंग, राइट। ज्वाइंट होल्डर्स, आप चाहो 1 पर्सन कंपनी के बाद किसी को अपने शेयर्स देना
क्योंकि आपको उनकी एडवाइजरी चाहिए। जैसे आप लोगों ने शार्क टैंक में भी देखा होगा कि एडवाइजरी इक्विटी दे देते थे कि मुझे क्योंकि इनकी एडवाइस चाहिए तो मैं इनको कुछ शेयर्स दे रहा हूं, तो आप ऐसे आप जॉइंट होल्डर रख सकते हो। लाइबिलिटी सेम, जितने आपकी शेयर्स हैं। अब सोल प्रोप्राइटरशिप में तो क्या होता था, अगर आपको लॉस हो गया तो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ये क्योंकि लीगल एंटिटी बन जाता है तो जितने आपकी कंपनी के शेयर्स हैं, शेयर कैपिटल है, उतनी ही आपकी लाइबिलिटी है। अब इसमें क्या लगेगा, प्राइवेट कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक कंपनी में लिमिटेड। यहाँ क्या लगेगा, 1 पर्सन कंपनी, ये आपको साथ में लगाना पड़ेगा। एक 1 पर्सन कंपनी, नंबर ऑफ डायरेक्टर क्या होंगे 1। परपेचुअल सक्सेशन मैंने बताया, क्यों, क्योंकि मैंने नॉमिनी अपॉइंट कर दिया, मुझे कुछ होगा तो मेरा नॉमिनी टेक केयर करेगा। और लीगल एंटिटी मिलेगी क्योंकि मैं रजिस्ट्रेशन करा रही हूं एज पर कंपनी एक्ट। सेम लिमिटेड लाइबिलिटी, सोल प्रोप्राइटरशिप का अच्छा ऑल्टरनेटिव है, बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है, इससे तो बेटर कोई ऑल्टरनेटिव हो ही नहीं सकता। शेयर होल्डर अकेला ही है, आप चाहें तो बना सकते हैं ज्वाइंट, अदरवाइज कोई कंपल्शन नहीं है। एक ही डायरेक्टर, मैंने बताया नंबर ऑफ डायरेक्टर एक ही होता है। एंट्री इन ऑर्गेनाइज सेक्टर, सोल प्रोप्राइटरशिप अनऑर्गेनाइज्ड माना जाता है। अगर आप ऑर्गेनाइज्ड वे में अपना एक्सपोर्ट का कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो यू कैन स्टार्ट 1 पर्सन कंपनी, नो इश्यूज। लिमिटेशंस, डेफिनेटली देयर विल बी सम लिमिटेशंस क्योंकि 1 पर्सन कंपनी है। मोर फॉर्मेलिटीज एज कंपेयरिंग टू सोल प्रोप्राइटरशिप, मैं सिर्फ कंपेयर उसी से कर सकती हूँ जिसका ये एक बेस्ट कॉम्पिटिटर है। कॉम्पिटिटर किसका है, सोल प्रोप्राइटरशिप का। तो सोल प्रोप्राइटरशिप तो जब मर्जी है शुरू कर लो, बट यहाँ पर उसके कंपैरिजन में बहुत सारी फॉर्मेलिटीज है। डिसीजन में इम्बैलेंस होगा, क्यों, क्योंकि एक ही व्यक्ति है जो डिसीजन ले रहा है और हर बंदे की सोचने समझने की शक्ति लिमिटेड होती है, तो वहां बैलेंस डिसीजन लेना एज कंपेयरिंग टू प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। रिसोर्सेज की तो शॉर्टेज आएगी ही, जब आप एक ही पर्सन है, ना पब्लिक से ले रहे हैं ना कहीं और से ले रहे हैं, तो रिसोर्सेज की प्रॉब्लम आपको इसमें मिल सकती है, राइट। अब यहां पर आपकी कंपनी का मीनिंग, फीचर्स, मैरिट्स, टाइप्स ऑफ कंपनी सब कंप्लीट हो गया है। जो नेक्स्ट वीडियो इसके लिए अब इस सीरीज में नेक्स्ट आएगी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें हम टोटल बात करेंगे स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी की। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो मैंने बोला कि प्राइवेट कंपनी बनती है एज पर एक्ट, पब्लिक बनती है 1 पर्सन, उसमें कौन कौन सी स्टेजेस, 3 स्टेजेस होती है, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन एंड देन कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे कि प्रमोशन में क्या करना है, इनकॉर्पोरेशन में क्या करना है और कमेंसमेंट में क्या करना है। सो स्टे ट्यून्ड विद कुटुंब क्लासेस बाय डॉक्टर रितु। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। प्लीज like the video, share it with your friends and subscribe the channel for more such videos. Take care.